हेलो। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है? जी गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ जा रही है? जी सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सर लास्ट क्लास में हमने क्या कहते हैं, सर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़े थे। ई सेल हो गया, ओके, और उससे पहले हमने। मतलब आज हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह पढ़ना है। मैंने ये बता दिया था आपको कि हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल, हाइड्रोजन को बेसिकली हमने एज अ रेफरेंस लेके, ठीक है, बाकी के चीज़ों के इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। ठीक है, जी सर। तो आज हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके बाद अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह। एक मिनट होल्ड करिएगा प्लीज। सर एक काम करें। जी बोलिए। सर मेरी निष्कर्ष सर से बात हुई थी। जी निष्कर्ष सर मुझे बोल रहे थे कि सेकंड बुक बहुत छोटी है। हाँ, सेकंड बुक छोटी है, ऑर्गेनिक है, लेकिन उसके लिए आपकी 11वीं की ऑर्गेनिक अगर अच्छी है, बहुत अच्छी है 11वीं की ऑर्गेनिक, लाइक जीओसी चैप्टर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके जी बाद सर। चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन करना है उसमें, स्टेबिलिटी, कौन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आप बना लेंगे, उसके बाद ये आपको डिसाइड करना होगा कि कौन मेजर बनेगा और कौन माइनर बनेगा। ठीक है, ओके। तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका। आंसर मतलब सेकंड बुक में और क्या है, कोई नॉर्मल चैप्टर्स भी तो होंगे? नहीं, उसमें सारे के सारे ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। आपके हेलो एल्केन से शुरू होता है और उसके बाद हेलो एल्केन के बाद आपके पास अल्कोहल आ जाता है, जो आप बेसिकली मेन फंक्शनल ग्रुप क्लास 10th और 11th में पढ़े हैं। ठीक है, जी उन सर। पे सारे चैप्टर्स हैं अपने। ओ ओके। ठीक है? जैसे आंसर जो अल्कोहल, फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में सर फिर कितने चैप्टर्स हैं हमारे फिजिकल और टोटल इनऑर्गेनिक। सर? फर्स्ट बुक में आपका यूं समझ लीजिए, एक मिनट, 5 6 7 8 है। 8 है सर, 8 और हम चैप्टर है, दूसरा चैप्टर खत्म उसमें कर रहे हैं ये पांचवा। वाला। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अपनी और सर क्लास इसमें काफी छोटे लेट हो चैप्टर्स रही कौन से हैं? है। इसमें छोटे चैप्टर्स देखिए, केमिकल काइनेटिक्स है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, केमिकल हम्म। काइनेटिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। सॉल्यूशन में भी थोड़ा लेंदी कुछ चैप्टर्स हैं, लेकिन आसान है आपके। वो हाँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है बेसिकली, जो हम्म। लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, वो भी काफ़ी इजी है और छोटा है वो। तो सर ये वाले चैप्टर्स पहले हो सकते हैं जो छोटे वाले हैं? हाँ हो सकते हैं आप। मैं तो ये सोचा था कि फिजिकल के जो मेन 4 चैप्टर है उसको मैं निकाल देता हूँ, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी टाइम लग गया इसलिए क्योंकि लगातार क्लास नहीं हो रही है। ठीक है, जी बीच में सर। गैप हो गया है 2 3। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करने लगते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ये हो गया है। बाकी अगर लगातार 2 3 क्लास हो, ये खत्म हो जाएगा 2 क्लास में, मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में। ठीक जी है, सर। उसके बाद अपना केमिकल काइनेटिक्स है, तो केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ओके मेरे सर। कहने का बस मतलब ये है कि आप ये ना देखें कि टाइम कितना लग रहा है, आप अपने आप को ऐसे जज करें कि आपको आता कितना है, आपको समझ में कॉन्सेप्ट कितना आ रहा सर है, नहीं, आपसे क्वेश्चन पॉइंट, कितना। मेरा पॉइंट ये था कि जो चैप्टर्स जल्दी खत्म हो सकते हैं ना, कम से कम जी अगर हम उन्हें खत्म कर ले तो एक दिमाग से वो चला जाएगा कि पढ़ा है ये हाँ इतना। एग्जैक्टली हाँ वो तो है, हम लोग कर सकते हैं। अभी दूसरा चैप्टर है, बाकी के बैचेस में आई थिंक थर्ड चैप्टर चल रहा है। ठीक है, सॉलिड स्टेट हमने, मैं ऐसे शुरू करवाया था, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद सॉलिड स्टेट, उसके बाद मैंने केमिकल काइनेटिक्स। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना, बच्चों के लिए एकदम ही नया होता है। जी तो सर। इसलिए इसको थोड़ा लास्ट में, फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट में मैं रखा हूँ, ताकि ये 3 कवर अप हो जाता है तो माइंड अप हो जाता है कि अरे 3 चैप्टर हो गया, अभी चौथा चल रहा है, समझ रहे हैं आप। और हम लोग, हम्म। आपने बोला कि मतलब ये सर कर लेते हैं, तो मैंने, चलिए ठीक है, ये कर हाँ रहे हैं हम जी लोग, तो सर। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये जी सर। चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप खुद देखिएगा कि केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, क्योंकि क्योंकि आपको ये मैंने वाला करा 11th होगा। के भी, हाँ, प्लस आपको मैंने 11th की भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जहाँ पे आपका वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, तो उसमें मैंने बताने लगा बहुत सारी चीज़ें। जी ठीक है, सर। जी सर। तो इस वजह से ऐसा हो गया, बाकी कोई टेंशन नहीं है, सिलेबस सही चल रहा है। ठीक है, बस रेगुलर रहिए तो काफ़ी है। बाकी हम लोग अगर हाँ ये जी चैप्टर सर। के बाद, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट हो गया है और थर्ड हो गया, तो
हम लोग ये कर सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स निकाल सकते हैं, वो भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। उसमें आपका आ जी जाएगा सर। रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आपके पास सीधे वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वगैरह आएगा, और फिर आर्हेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये तो सर फिर हमारा 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। हाँ, और अगले 3 से 4 क्लासेस में आपका थर्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक चलो है। सही है सर। सर फिर यही करते हैं, तो पहले ये करते हैं फिर उसके बाद केमिकल काइनेटिक। उसके बाद फिर एक केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद मेरे ख्याल से अगर कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है। वो भी छोटा है आप कोऑर्डिनेशन, कह रहे हो? हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड छोटा चैप्टर है। वो भी कर लेंगे सर फिर उसके बाद। हाँ, और सॉल्यूशन भी अगर देखिए, सॉल्यूशन में प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि बच्चे 11 से कनेक्टेड होते हैं, काफी जस्ट आए हुए होते हैं। तो उसमें जो जी सर। कंसेंट्रेशन टर्म है ना, मतलब समझ लीजिए जो टाइम टेकिंग है वो वही है। हम्म। बाकी अगर वो सही से समझ में आ गया तो आगे उसी का एप्लीकेशन है, ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है। जी सर। तो अभी हमारा जो टॉपिक है, यहाँ आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसके बहुत जी सारे सर। लोग ईसीएस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है कि इसको अरेंज किया गया है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल में इसको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर डिफाइंड एज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing a standard in order of increasing a standard reduction potential। और आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसी को हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, एसआरपी लिख सकते हैं। ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एसआरपी इज टेकन with respect to with respect to हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये इसको रेफरेंस माना गया। ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जी विद सर। रिस्पेक्ट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है। और इसकी जो एसआरपी होती है बेसिकली वो कितनी होती है, 0। एज अ रेफरेंस में हमने 0 ले लिया था, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था। ठीक है। तो इसका एक पूरा एक फ्लो डायग्राम बनता है, वही मैं बता रहा हूँ। इसको स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आपने लिख लिया? जी सर। ठीक है। तो यहाँ स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग। और यहाँ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा। और यहाँ है आपका रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ है आपका एसआरपी का वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ जी सर। रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, Li में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे Li प्लस में, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Li में कन्वर्ट होगा। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ई नॉट, मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये किस में से किस में जा रहा है, Li प्लस से जा रहा है Li में। ठीक है। तो इसका एसआरपी निकाला गया तो देखा गया कि ये कितना आ रहा है, -3.05 वोल्ट आ रहा है। -3.05 वोल्ट आ रहा है। ठीक है। ऐसे ऑलमोस्ट बहुत सारे एलिमेंट्स का निकाला गया है, हम लोग पूरे का नहीं लिखेंगे। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसका लिखेंगे। यहाँ पे Zn है, Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने, तो ये Zn दे देगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, ई नॉट Zn+2/Zn, और इसका होता है आपका -0.76 वोल्ट। उसके बाद आ जाएगा आपका Fe+2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने, तो ये कन्वर्ट हो गया Fe में, और इसको लिख सकते हैं ई नॉट Fe+2/Fe, और यहाँ आ जाता है -0.45 वोल्ट। और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है H2 में, और इसका कैसे लिख देंगे, H+ जो है हाफ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। यही है अपना रेफरेंस। ठीक है। इसको 0 ले लिया, इसके ऊपर वाले सारे नेगेटिव में जाते हैं, और उसके नीचे, इसके नीचे वाले सारे पॉजिटिव में जाएंगे। ठीक है। चूंकि पता है हमें कि लिथियम वगैरह है, Zn है,
ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन लेने के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये नेगेटिव में जाता है। इसके बाद जैसे मान लीजिए Cu+2 का ले लेते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Cu में कन्वर्ट होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन E0 Cu+2/Cu, और इसका जो होता है आपका, ये प्लस में आ जाता है 0.34 वोल्ट। ठीक है, मैं स्लाइड चेंज करके और भी चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको लिखने दूंगा। Ag+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, Ag+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, ये चला जाएगा Ag में, और इसका रिप्रेजेंटेशन E0 Ag+ Ag में जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है +0.80 वोल्ट। ठीक है, ये हो क्या रहा है, सब कुछ आपको अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। और जो F2 में होता है, डॉट 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 दे दे रहा हूँ, बहुत सारे एलिमेंट इनमें होता है। F2 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे बेसिकली, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2F- में, और इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये F2 से किस में जाएगा, F- में जाएगा। और फिर इसका जो वैल्यू होता है वो प्लस में 2.87, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, और ये जो होता है आपका मिनिमम वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का, अगर साइन के हिसाब से देखें तो। ठीक है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस पे फोकस करें हम लोग, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है आपका कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप मतलब डाउन द ग्रुप नहीं, जब डाउन जा रहे हैं तो यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, निगेटिव से पहले 0 में आ रहा है और फिर किस में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज कर रहा है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो अच्छा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलते जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से कहें तो लिथियम से नीचे जाएंगे तो वो उससे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे नीचे आएंगे तो वो और ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सबसे नीचे आ जाएंगे तो फ्लोरीन जो होगा अपना, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वहीं पे बात करेंगे हम इसकी, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। डाउन जब जा रहे हैं हम, तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इंक्रीज हो रहा है, तो जब एसओपी की बात करेंगे बेसिकली, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, तो डाउन जब जाएंगे तो अपना जो जो रिडक्शन होने की पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या होगा, वो भी रिड्यूस होगा। बात समझ रहे हैं आप, जी सर। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज होता है डाउन जाने से, तो टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जी सर। तो इसे लिख लीजिए सही से। सर नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकते हैं। हाँ हाँ, सर एक क्वेश्चन था पिछली स्लाइड पे, हाँ सर पिछली स्लाइड में हमने यहाँ पे लिखा है टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीजेस, है ना, हाँ और हमने वहां लिखा है हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लिथियम हमारा है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एक मिनट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ। तो ये मतलब जैसे जैसे हम देखिए नीचे जाते हैं तो हमें यहाँ होता ऑक्सीडाइजिंग क्या एजेंट है ज्यादा इसमें, मिलते हैं। होता क्या है, जैसे जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है, जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि गेन ऑफ ऑक्सीडाइज कर रहा इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। है। जी सर। ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, जब कोई लूज करेगा, जब लूज जी सर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये गेन करेगा इससे, यानी ये जो रिडक्शन जिसका होता है, ठीक है, वो सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, जी सर। उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करता है कि नहीं। हाँ जी सर। तो उसका इलेक्ट्रॉन लेके जब ये ऑक्सीडाइज किया, तो इस वजह से इसको कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेसिकली सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक जी है, सर। बात समझ में आया। अब यहाँ हाँ देखिए जी सर। कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ठीक है, तो इसने गेन किया, ठीक है, इसने गेन किया, तो जिसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया
उसका हुआ ऑक्सीडेशन, लेकिन इसने लूज किया तभी वो गेन किया, तो सामने वाले को बेसिकली ये रिड्यूस कर रहा है। जी सर। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्योंकि रिड्यूस कब होगा, जब सामने वाले का गेन करेगा तभी तो रिड्यूस होगा, यस सर। या सामने वाले को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन जब सामने वाले का गेन करेगा तभी रिड्यूस होगा, और सामने वाले का जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी वो ऑक्सीडाइज होगा। समझ गया सर। तो बस यही बात है, इसलिए उल्टा नाम आता है। ठीक है। जी सर। और डन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो दूसरा नाम होता है वो ऑक्सीडेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या होता है, रिडक्टेंट होता है। जी सर। ठीक है, हो गया। तो सर जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज करता है ना? ऑक्सीडेशन होता है उसका, हाँ। वो ऑक्सीडाइज करता है, तो इसका मतलब लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कर सकता है। हाँ कर सकता है, इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिडक्शन कर सकता है। रिडक्शन, हाँ, रिडक्शन कर सकता ठीक है सर, तो इसका मतलब है। सर ठीक है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे तो हमारा हाँ ऑक्सीडेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज विल बी लेस। हाँ, बट ठीक है सर, रिडक्शन और विल बी रिडक्शन की ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ठीक है, जी सर। स्लाइड चेंज करूँ, लिख लिया आपने? यस सर। चलिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ मैं, कि आपके पास है इनॉट Cr+3/Cr इज इक्वल टू है आपके पास -0.74 वोल्ट। ठीक है, कॉमा इनॉट Cr2O7-2/Cr+3 इज इक्वल टू है 1.33 वोल्ट, और यहाँ पे है ई नॉट MnO4- इज इक्वल टू है 1.5 वोल्ट, और यहाँ पे और चीज दे रखा है ई नॉट Cl/Cl- इज इक्वल टू 1.3 वोल्ट। द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ए ऑप्शन है आपका क्लोरीन, बी ऑप्शन है Cr+3, सी ऑप्शन है आपका Mn+2, एंड द डी वन इज MnO4-। सर इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा होगा। अगर बस वैल्यू देख के बताना हो कि कौन सा होगा, ठीक है, तो कौन सा होगा, इस क्वेश्चन को ना पूछिए, बस इतना देख के मैं पूछूं कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन होगा। सर Mn। हाँ, ये वाला बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, होगा कि नहीं? जी सर। लेकिन अब ऑप्शन देखिए, अब बताइए इसमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। एक मिनट सर। सर Mn+2 ही होगा। Mn+2? Mn+2 तो फॉर्म हुआ है तो नहीं वो। हमें ये तो पता चल गया इन सब में कि ये वाला होगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जी लेकिन सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, जिसने एक्सेप्ट किया है वो है, तो यस सर। MnO4- जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ होगा। हाँ जी सर। ठीक है, रिड्यूस हुआ होगा, मतलब यहाँ पे खुद ही देखिएगा आप, MnO4- में Mn का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं? जी सर। बताइए जरा। सर Mn का हमारा 1 हो गया। नहीं, जब Mn का 1 हुआ और Mn 1 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब तो ये तो ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी रिड्यूसिंग वही एजेंट सर, है। तो यहाँ पे Mn का Mn का निकालना +3 है तो होगा हम सर। x ले लेंगे, x ले लेंगे, देखिए यहाँ पे Mn का हम x ले लेंगे, प्लस जी सर। ऑक्सीजन टोटल 4 है, एक ऑक्सीजन -2 रखता है, और ओवरऑल चार्ज -1 है, तो x -8 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना है,
+7, +7। यानी Mn जो है वो +7 में है और इससे जा रहा है +2 में, यानी 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया है, यानी इसका ओके रिडक्शन सर। हुआ है। ठीक है, जी सर। रिडक्शन हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसने एक्सेप्ट किया है, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ना कि Mn+2। ठीक है, ओके सर। जी सर। चलिए स्लाइड चेंज करें। 1 मिनट सर। ओके, ये भी 2017 का जेई का क्वेश्चन था। सर मेंस का। हाँ, हो गया। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं कुछ और लिखवाऊंगा इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसे ध्यान में रखिएगा और जिस पे टिक करूंगा उसे याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सबसे ज्यादा जो होता है, ठीक है, सबसे कम रिडक्शन जो होता है, या फिर यूं कह ले सबसे कम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, या बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो होता है आपका लिथियम। उसके बाद लिथियम से शुरू होता है पोटेशियम होता है, ठीक है, बेरियम होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्सियम होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, वैसे ही नीचे बढ़ते जाता है, जैसे मैंगनीज हो गया, ये सारे एक ही साइड से है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, यानी इसका जो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, मैंगनीज, मैंगनीज के बाद आ जाएगा आपके पास जिंक, क्रोमियम, आयरन, उसके बाद कोबाल्ट, निकल और लेड। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और फिर प्लेटिनम, और उसके बाद आता है F2, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि इसको जब डाउन द ग्रुप जाएंगे ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव SRP आता है इनका, यानी ये सारे के सारे बिलो हाइड्रोजन आ रहे होंगे। क्या आ रहे होंगे, बिलो हाइड्रोजन। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है प्लस का 2.87 वोल्ट, और इसका जो वैल्यू होता है लिथियम का आपने देखा होगा -3.05 वोल्ट। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिडक्शन होने रिड्यूस होने की पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएगी। ठीक है, जी सर। हम्म, डन सर। सर इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांजिशन कहाँ पे होती है? वही हाइड्रोजन, 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 एक मिनट रुक जाइए, ये हाइड्रोजन है। वही नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था हाइड्रोजन आता कहाँ पे? हाइड्रोजन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है आपका Fe। ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए Fe कहाँ है, ठीक है, Fe यहाँ पे है, इसके बाद भी ये सारे आते हैं, सबका नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद जहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आया, और हाइड्रोजन के बाद, ठीक है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, एक मिनट युवराज, एक मिनट। जी सर। युवराज, जी सर। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास, कि आयरन के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो नेगेटिव में आते जाती हैं, फिर बजा के हाइड्रोजन पे क्या आता है,
जीरो आता है, ठीक जीरो है। आता है। यहाँ पे क्या आता है, हाइड्रोजन पे जीरो, उसके बाद इधर से पॉजिटिविटी चेंज होती है और कहाँ तक जाता है, क्लोरीन तक जाता है जो लास्ट है, ठीक है। जी क्लियर है। सर। देखिए यहाँ पे यस सर। इसको याद करने का तरीका क्या होता है, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन के लिए, हाई कोड है आपका, हाई कोट है आपका। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हाई कोट है आपका का मतलब क्या हो गया कि H फॉर हाई, कॉपर के लिए कोट आ जाता है, Hg के लिए है आ जाता है, और A फॉर जो आप में A है वो Ag के लिए, और इस A के लिए Au कर देते हैं, और P फॉर प्लेटिनम आ जाता है, और ये F2 का, ठीक है, इसको का फ्लोरीन का ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, फ्लोरीन तो सबसे लास्ट में ही आता है, तो का ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। जी तो सर। ये वाला बेसिकली याद होगा तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सही रहता है, इसलिए इसका एक ट्रिक है, हाई कोट है आपका, इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लेटिनम के बाद ये आ जाता है आपका क्या, फ्लोरीन, जो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। जी सर। ओके, तो यहाँ पे ये ECS का सीरीज लिख दिया मैं। इसके बाद अपने पास आता है एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ ये लिख लिया आपने, यस सर, हो गया। चलिए। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि नीचे वाले जो होते हैं वो कैथोड पे होते हैं और ऊपर वाले एनोड पे क्यों। अ, हाँ युवराज, हेलो। जी सर। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया आपने। सर इसमें करना क्या है? इसमें हमें ये बताना है ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर के टर्म में लिखना है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा और कौन सा सबसे रिड्यूसिंग कम पावर, अच्छा ओके। तो सबसे रिड्यूसिंग ज्यादा पावर। सर वाई होगा, फिर जेड, फिर एक्स। वेरी गुड, वाई जेड एक्स। अगर यहीं पे आपको रिड्यूसिंग पावर लिख लिया आपने, ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलता तो क्या लिखते हैं आप, उल्टा हो जाता एक्स सर। जेड वाई, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत बार जेई में पूछा हुआ है, ठीक है,
कि कौन ज्यादा रिडक्टेंट होगा, रिड्यूसिंग होगा, किसका पावर ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, सर तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आने क्वेश्चन आप वाले कर हैं, ये सकते तो सर आराम से हो जाएंगे। नहीं, ऐसे पूछ देते हैं कभी कभी। ठीक है, हमें रेडी रहना रहना पड़ता है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हो सकता है इसमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी इधर उधर भी घुमा के पूछ सकता है कुछ भी। जी सर। स्लाइड चेंज करूं? हाँ जी सर। देखिए यहाँ पे क्या आता है अपने पास, एप्लीकेशन इसका देखते हैं हम लोग। एप्लीकेशन में क्या होता है, टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल, टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का स्पॉन्टेनिटी फाइंड आउट करना है। तो ये तो पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि ई सेल जो होता है स्पॉन्टेनिटी के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जैसे उस टाइम पे हम लोग एक फॉर्मूला निकाले थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और हमें ये बात क्लियर है कि डेल्टा जी जब लेस देन 0 होगा तभी ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसको 0 रहने के लिए, ये एन तो नंबर है और ये फैराडेज कांस्टेंट है जिसका वैल्यू कितना होता है 96,500 कूलम, तो इसको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है कि जो ईएमएफ होना चाहिए, ईएमएफ बोल लीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ देखिए ई नॉट सेल जो है ये क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होगा, होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब एक बात बताइए, ई नॉट सेल को ग्रेटर देन 0 होने के लिए, ग्रेटर देन 0 होने के लिए ई नॉट कैथोड मस्ट बी ग्रेटर देन ई नॉट ग्रेटर एनोड, देन ई नॉट एनोड। तभी ये और सब ये एनोड कब कब कैथोड पे पॉसिबल पाए है जाते आपका? हैं। हाँ, ये मान लीजिए ये हाइड्रोजन है आपका, ये है आपका जिंक, और इधर था कॉपर। ठीक है, सर फिर तो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन एनोड कैथोड किस पे पाया जाता है? हाइड्रोजन और एनोड, कैथोड और एनोड, वो डिपेंड करता है कि आप रखते कहाँ हैं। अभी इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग, आपको दिख जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमें ईएमएफ ग्रेटर देन 0 करने के लिए, ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना है। ठीक है, तो आप जी अगर सर। कैथोड पे रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एनोड निगेटिव में होता है, ऑलरेडी पॉजिटिव में आ जाएगा और फिर वैल्यू किस में दे देगा, ग्रेटर देन 0 दे देगा। ठीक है, अगर ऊपर वाले के साथ रखते हैं जैसे जिंक, ठीक है, तो जिंक एज ए एनोड आएगा या कैथोड? अभी मैं इसका भी एग्जांपल कराऊंगा आपको। सर जिंक हमारा एज अ उस पे आएगा कैथोड पे। सर कैथोड इसे पे आएगा, एनोड पे, एनोड पे, एनोड पे। कैथोड पे आएगा। उसी हिसाब से सोच लीजिए, जब नीचे जाएंगे तो वो कैथोड पे सारे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तभी हमने, कॉपर अच्छा वगैरह। तभी हमने वो वाले ठीक है, सारे याद करे ताकि हमें पता हो कौन से कैथोड पे आ रहे हैं, बाकी सारे एनोड पे आएंगे। हाँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, फ्लोरीन लास्ट में आ जाता है और ये लिथियम ऐसा आ जाता है। ऊपर जो होता है एनोड पे जाता है, और जो नीचे आते हैं हम लोग वो किस पे जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? ठीक है, तो जी अगर सर। कॉपर और जिंक में हमें चूज करना पड़े, ठीक है, कॉपर और जिंक में चूज करना पड़े, तो ये कैथोड ही लेंगे और ये क्या लेंगे, एनोड लेंगे। होगा कि नहीं? कॉपर और जिंक यस का सर। जो होता है गैल्वेनिक सेल, ठीक है, कॉपर जिंक का बना हुआ, मैंने इसमें लिखवाया था एक दो और सेल का नाम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये एज अ एनोड जाएगा और ये एज अ कैथोड जाएगा। ठीक है, जी सर। ये लिख लीजिए। हो गया? जी सर। चलिए स्लाइड चेंज करता हूं मैं। सर हाइड्रोजन का बता दो। हाँ, हाइड्रोजन का बता रहा हूँ, ये स्लाइड चेंज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेटल्स अबव हाइड्रोजन, ठीक है, इन द सीरीज displaces H2 from dilute
मिनरल एसिड, डाइल्यूट मिनरल एसिड से डिस्प्लेस कैसे कर देता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें पता है कि जिंक जो है, जिंक अगर H2SO4 से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है अपने पास, ZnSO4 बनाता है, और प्लस में क्या बनाता है, H2 बनाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जिंक यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाइड्रोजन यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये 0 से +2 में जा रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जी सर। 1 मिनट रुक जाइएगा, डाइल्यूट है ये, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे जब हाइड्रोजन का देखेंगे तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और रिडक्शन जब हो रहा है तो रिडक्शन कहाँ होता है, जब ये कैथोड पे रहता है, और ये जी कहाँ सर। होता है, जब ये एनोड पे रहता है। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जाहिर सी बात है, तो इसका वैल्यू जो होगा नेगेटिव में होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाले का वैल्यू किस में जाता है, नेगेटिव में, और यस सर। रिडक्शन वाले का वैल्यू किस में जाता है, पॉजिटिव में। तो इसी वजह से ये रिप्लेस करता है। ठीक है, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। अगर यही उल्टा होता तो ये रिएक्शन ही नहीं होता, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता, क्योंकि ई सेल जब आप निकालते हैं तो यहाँ क्या आता, ई नॉट कैथोड, ई नॉट, 1 मिनट, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने जिंक ले लिया, ठीक है, तो जिंक किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, जी नेगेटिव में सर। आएगा ना, और फिर ई नॉट का हाइड्रोजन का 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल जो होगा ई नॉट सेल वो लेस देन 0 होगा, फिर आपका डेल्टा जी होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा कि नहीं। यस सर। सर स्मॉलर देन 0 होगा ना। इसलिए हाइड्रोजन अच्छा की नॉट इक्वल, हाँ ठीक है सर, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा जब ई नॉट सेल लेस देन 0 आएगा, और जब ई नॉट सेल ग्रेटर देन 0 आएगा तो डेल्टा जी लेस देन 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे आपको दिख गया ऐसा, अगर मैं Cu से और HCl से हाइड्रोजन से रिएक्शन कराता हूँ, जैसे मान लीजिए Cu है प्लस HCl विल गिव, हमें क्या पता है, CuCl2 प्लस H2 देगा, इसको सबसे पहले बैलेंस कर देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये +1, और यहाँ पे किस में जाएगा, ये +2 में चला जाएगा, तो यहाँ दिख रहा है ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जी ऑक्सीडेशन सर। हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सर। रिडक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब रिडक्शन हो रहा है यानी इसका मतलब ये कैथोड हुआ, ठीक हाँ है, जी और सर। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड यानी हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, एनोड हुआ। तो यहाँ पे अगर इनोट सेल का वैल्यू निकालते हैं आप, तो फॉर्मूला क्या आएगा, इनोट कैथोड माइनस इनोट एनोड, यही एनोड। आएगा ना, यस सर। एनोड आएगा। इनोट कैथोड पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो एज ए रेफरेंस लिया हमने, तो 0 आ गया, और इनोट एनोड का जब वैल्यू रखेंगे आप कॉपर में, तो कॉपर का इसमें किसमें आएगा, पॉजिटिव समथिंग आएगा, तो ये हाँ जी ओवरऑल सर। चार इनोट सेल का जो वैल्यू आया है नेगेटिव वो हो लेस देन जाएगा। 0 हो जाएगा कि नहीं, हाँ, और डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा कि नहीं। जी सर। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा जो आपका डाउट होगा। तो सर बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी पता करने के लिए यूज होता है। हाँ, एप्लीकेशन उसमें यूज होता है इसका। 1 मिनट से मैं नोट डाउन कर लूँ ये। हाँ, स्लाइड चेंज करूँ क्या मैं, सर नोट डाउन कर लूँ। ओके ओके।
डन सर। चलिए ठीक। अब अपने पास आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इसको समझते हैं ये होता क्या है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इन दिस सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी converted into chemical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम इसका मतलब समझेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ इलेक्ट्रो का मतलब तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। और क्लास 11th में आपने पायरोलिसिस पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में। और ये लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन। अब यहाँ पे किसकी ब्रेकिंग डाउन होती है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है आपका? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। द सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर है युवराज? सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जो, सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दो प्लीज। The cell which converts electrical energy into chemical energy। आंसर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है केमिकल सब्सटेंसेस को ब्रेक करना विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ हाँ हाँ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंड केमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स विद सेल द होता हेल्प है ऑफ सेल व्हिच इलेक्ट्रिसिटी। कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इनटू केमिकल एनर्जी। तो सर जी क्या कहते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक अभी सेल में देख। इलेक्ट्रोलिसिस होता है। जी ओके जी सर। देखिए, यहाँ पे अब अपने पास समझने के लिए एक कंटेनर लेता हूं मैं, ठीक है। इस कंटेनर में अपने पास दो इलेक्ट्रोड है, दो ही होता है, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है, ठीक है। ये एक हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अपने पास यहाँ पे क्या है? एक एनोड है, ए एन ओ डी ई, और यहाँ पे मैंने ले लिया एक कैथोड, सी ए टी एच ओ डी ई, ठीक है। ये कैथोड हो गया, और हमें पता है कि कैथोड पे क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और ये क्या होता है आपका? पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? जो बड़ा वाला होता है, इतना तो पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ क्या होगा, एनोड पे क्या होता है आपका? आपको ऑलरेडी पता है एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है आपका? रिडक्शन होता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? जी सर। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है, जैसे मान लीजिए दो टाइप की चीजें हैं, एसी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए नेगेटिव आएगा और एक आता है आपके पास सी पॉजिटिव, ठीक है। ये कैटायन है, जो जैसे NaCl है तो एक Na प्लस में जाएगा, दूसरा Cl माइनस में जाएगा, जाएगा कि नहीं? जी सर। अगर अपने पास कोई केमिकल कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन में चेंज होगा। तो यहाँ पे जस्ट सपोज एनायन को ए माइनस से ले लिया, कैटायन को सी प्लस से ले लिया, तो इतना तो हमें पता है कि नेगेटिव वाला किस पे जाएगा? पॉजिटिव वाले के पास, और पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा? नेगेटिव वाले के पास, जाएगा कि नहीं?
जी सर। और ये जो टैंक है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे NaCl वगैरह हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे AC है तो ये कन्वर्ट हुआ A- और C+ में। और यहाँ पे जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू, ध्यान से देखिएगा, कैटायंस एंड अनायंस। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइट किस में कन्वर्ट होगा, कैटायंस और अनायंस में। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, देखिए जो कैटायंस है आपका, जिस कैटायंस की बात कर रहे हैं, मतलब C+, ठीक है, C+, ये किस पे जाएगा आपका, कैथोड पे जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पे जाएगा। और C+ क्या करेगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये कन्वर्ट होगा C में, जिसको कहते हैं हम डिस्चार्ज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। फिर आपके पास आता है अनायंस, और अनायंस किस पे जाएगा आपका, अनायंस क्या है, A नेगेटिव पे है, और ये जाएगा एनोड पे, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है और एनायन जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। और ए जी नेगेटिव सर। वाला जो है वो कन्वर्ट होगा ए में, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और इसका भी हो रहा है यहाँ पे डिस्चार्ज, ये भी क्या डिस्चार्ज। हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। तो ये चीजें लिखना मैं भूल गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो मोल्टेन या फिर एक्वस स्टेट में होते हैं, तभी तो ये टूटेंगे। अगर आप सॉलिड स्टेट में ले लिए तो वो क्या होगा, नहीं टूट पाएंगे। ठीक है, डिसोसिएट नहीं होंगे। कम से कम ये मोल्टन स्टेट या एक्वस स्टेट में होना चाहिए, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, डिसोसिएट करने के लिए। तो ये आपका एक कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह बताया मैं। इस फेनोमेना को, ये जो चीजें हो रही हैं इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट इन मॉल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट डिसोसिएट होगा इनटू इट्स आयंस, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस जो है वो कैथोड पे जाएगा ड्यू टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, और एनायंस जो है वो एनोड पे जाएगा, क्योंकि एनायंस पे नेगेटिव है और एनोड पे पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट करेगा, दोनों का डिस्चार्ज होगा। इस फेनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस कंटेनर में ये कर रहे हैं हम लोग जी, इस सेल को हम कह देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, जी सर। इसे लिख लीजिए आप। सही, ये तो वही है जो हमने 10th में पढ़ा था। एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चीजें, मतलब सारी चीजें वही होती हैं बेसिक। अब एग्जैक्टली 10th में उतना ज्यादा खोल के नहीं बताया जाता, प्लस अभी इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे। ये तो सर मुझे इसलिए याद है, ये तो मैंने स्पेसिफिकली पूछा था टीचर से। तो अच्छा जो अच्छा। मेरे ट्यूशन टीचर थे, मैंने उनसे स्पेसिफिकली आगे जाके पूछा था ऐसा क्यों होता है, ये होता है, तो उन्होंने मुझे बताया था डिटेल में कि ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, तो उसमें पॉजिटिव वाले इधर अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उधर हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन हो जाता है। स्लाइड चेंज सर करूँ। वही है ना, मैं 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा था, 11th में नहीं पढ़ा ढंग से। बस तो कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है आपके पास। 10th एक्चुअल में बहुत ही अच्छे से निकल जाता है, फिर 11th में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, लाइक थोड़ा सा इंसान इररिस्पॉन्सिबल टाइप हो जाता है सिलेबस को। ठीक है, जी सर, हो गया। स्लाइड चेंज करूँ। हाँ जी सर। यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं कि इस फेनोमेना को हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कह देंगे, वही सारी चीजें। और इस सेल को हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह देंगे। ठीक है। अब हम सर बात कौन करेंगे से सेल को, फैक्टर। जो ऊपर हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है उसे? हाँ, ये पूरा एक सेल है ना, हमने ऐसा बनाया, ये अच्छा। पूरा एक सेल है। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कह देंगे। स्लाइड चेंज करूँ। जी सर। चलिए, स्लाइड चेंज करते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट्स एट
इलेक्ट्रोड डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट्स एट इलेक्ट्रोड डिपेंड। तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। एज फॉर एग्जांपल NaCl हो सकता है, ठीक है, MgBr2 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है। तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। जो दूसरा फैक्टर आता है अपने पास उसमें क्या आ जाता है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि किस मीडियम में है, एक्वस में है, मोल्टन में है, किस मीडियम में है। तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, मोल्टन या एक्वस, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड जो आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है। बेसिकली अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे दो चीजों में डिवाइड कर देंगे, क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूटेड है, ठीक है। और फोर्थ जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे। बेसिकली इलेक्ट्रोड जो होता है आप इनर्ट इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं जिसको रिएक्शन से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उससे कोई मतलब ना हो, या फिर आप कोई एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं जिसमें जो सेल रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसमें पार्ट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं अपने पास, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड which do not take part, which do not take part in reaction, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं प्लैटिनम हो गया, ग्रेफाइट हो गया। और एक होता है आपके पास एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। एज फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कॉपर ले लिया आपने, जिंक ले लिया, ठीक है, Ag हो गया, आयरन हो गया। तो ये सारे एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। अगर आपने सेल में इन एक्टिव इलेक्ट्रोड को, सॉरी आपने सेल में इसको इलेक्ट्रोड बनाया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा उसमें रिएक्शन में पार्ट लेंगे, ठीक है। और हम ये सारे एप्लीकेशन करेंगे कि हो क्या रहा है। सर समझ गया, जैसे हम कॉपर का करते थे तो कॉपर का थोड़ा सा इम्प्योर जो कॉपर होता था वो उससे एनोड से निकल के कैथोड पे चला जाता था, तो वैसे ही वो हाँ, हो गया हमारा एक्टिव वाला, क्या कहते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड हो गया। इनर्ट एक्टिव इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड हो वो गया। हो गया जो टेक पेट नहीं करता, जैसे हमने उसका किया था, आयरन का किया था कि वो नीचे सेटल हो जाती है डस्ट, और जितना इलेक्ट्रोलाइट में होता है वो सारा उस पे चला जाता है कैथोड पे। जी जी, हो गया। एक मिनट सर। आपने लिखा युवराज, ओके ओके, टेक योर टाइम। यही है कि इसका बड़ा सा पार्ट बचा इलेक्ट्रोलाइसिस का, क्योंकि हम इसमें मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स में देखेंगे, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में देखेंगे, फिर डाइल्यूट करके देखेंगे, ठीक है। और चीजें रिपीट होती हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक में जितना टाइम लगे आपको समझने में, उसके बाद हर चीज में वही रिपीट करना करना है, ठीक है। ठीक सर, हो गया सर ये। हो गया, चलिए ठीक है, स्लाइड चेंज करूँ। यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की अगर बात करें हम, तो यहाँ देखिए क्या आ जाता है सबसे पहले कि अज्यूम इनर्ट यानी पीटी यानी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड अनलेस मेंशन, ठीक है। जब तक मेंशन ना हो तब तक हम क्या मानेंगे, प्लैटिनम यूज हुआ है। प्लेटिनम मानेंगे, या फिर मतलब
इनर्ट मान लेंगे कि वो रिएक्शन नहीं कर हो रहा है, रिएक्शन में है ही इलेक्ट्रोड नहीं। जो है, हाँ इलेक्ट्रोड का कोई लेना देना नहीं है। जी दूसरा, सर। ट्राई टू राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट, एनोड रिएक्शन फर्स्ट, ताकि आसान हो जाता है, आप देखिएगा खुद ही, एनोड रिएक्शन को पहले लिखने में आसानी हो जाता है, उसके बाद कैथोड के बारे में लिखना, ठीक है। इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑल रिएक्शन स्टॉप्स, सारे रिएक्शन स्टॉप रुक जाते हैं, एंड इलेक्ट्रोड themselves start oxidizing, start oxidizing and reducing, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब पार्ट लेंगे तो वो भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे, ठीक है। और रूल होता है यही कि सारे रिएक्शन रुक जाते हैं और ये खुद ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने लगते हैं, ठीक है। बोथ इलेक्ट्रोड में बी एक्टिव और वन ऑफ देम, जरूरी नहीं है कि दोनों ही एक्टिव हो, एक कोई एक्टिव हो सकता है, एक इनर्ट हो सकता है, या दोनों एक्टिव हो सकते हैं और दोनों इनर्ट हो समझ गया सकते सर। हैं, मतलब ठीक सर है। जैसे अगर हम जैसे हम लेते हैं इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर पे जो होता है वो डबल एक्टिव वाले का केस हो गया। जी सिंगल एक्टिव का ये हो गया सर कि इलेक्ट्रोलाइट में सपोज वो मटेरियल है और हमने एक प्लैटिनम का ले लिया, एक उसी मेटल का प्योर फॉर्म ले लिया, ताकि जितना भी उसमें इम्प्योर में प्योर मिक्सड हो वो सारा प्योर पे डिपॉजिट हो जाए। जी डिपेंडिंग अगर वो पॉजिटिव है उसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी पीछे, ये वी जो पॉजिटिव वी है, तो हाँ हाँ वो हमारा हम उसको एनोड पे ले लेंगे, जो नेगेटिव है नहीं तो फिर कैथोड ले लेंगे एक्टिव वाला, उसके ऊपर जी डिपेंडिंग हम वो ले लेंगे। हाँ, ये लिख लिया आपने। जी सर। लिख लिया सर। ओके, देखिए अब अपने पास यहाँ पे केस कंसीडर करना शुरू करेंगे। केस वन में ले रहा हूं मैं मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, ठीक है। ये किसमें है आपका, मोल्टेन स्टेट में NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस विद Pt प्लेटिनम, ठीक है, विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, हमने अभी इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें एक आपका एनोड है और दूसरा आपका क्या है, कैथोड है, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक बैटरी से, ठीक है। इसको पहचानेंगे कैसे, ये आपका पॉजिटिवली है और ये है आपका नेगेटिवली, और इसमें NaCl प्रेजेंट है, तो एक Na प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा। अब ये पता है हमें कि Cl माइनस पॉजिटिव की तरफ जाएगा और Na प्लस नेगेटिव की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं। जी अब यहाँ पे अपने पास NaCl है, तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, अकॉर्डिंग टू द रूल सबसे पहले हमें एनोड का रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो एनोड का रिएक्शन लिखना है तो एनोड का लिख देते हैं, एनोड, ठीक है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ये Cl जो जा रहा है, Cl एनोड पे जा रहा है, तो Cl का ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं, हाँ जी सर। ठीक है। अब देखिए ये Cl तो माइनस जो सर है, ये हो जाएगा Cl माइनस गोज टू Cl प्लस टू इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ देखिए अब बेसिकली क्या हो रहा है कि क्लोरीन जो होता है वो Cl में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2Cl माइनस लेंगे और ये क्या कर देंगे, Cl2 कर देंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल देंगे, निकाल सकते हैं कि नहीं। जी सर। अब यहाँ पे देखिए एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन सर होता मैं बताऊँ एनोड का? है, नहीं एनोड का ही तो बता रहा हूँ। अच्छा सर, कैथोड का हाँ मतलब? हाँ, एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, पहले बता लें मुझे पूरा। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो, ठीक है, एनोड हो, तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, एनोड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर कैथोड की बात करें हम लोग, ये गैस में बन के फूट जाएगा। यहाँ पे अगर कैथोड की, अब बताइए कैथोड का क्या होगा, कैथोड पे होगा रिडक्शन, सर ये तो पॉजिटिव तय है टर्मिनल से हमारा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। जी।
और और कैथोड सर अगर हमारा रिडक्शन। नेगेटिव टर्मिनल पे हो तो रिडक्शन हो जाएगा नोड पे। हाँ, कैथोड पे रिडक्शन होगा ना। मतलब सर पीए वो क्यों लिखे हैं हमने, पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड और ऑक्सीडेशन, नहीं मतलब नहीं, हमने बस बस ऐसे ही ऐसे ही लिखा है लिख दिया नीचे। हूँ मैं, बस ऐसे ही लिख दिया हूँ, इसमें कोई रूल वूल नहीं है कि ये पॉजिटिव है यानी एनोड होगा यानी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। जी अब सर। यहाँ पे नेगेटिव है सर अब यानी जैसे कैथोड है, कैथोड पे कैथोड है। सर हमारा रिडक्शन होगा, नेगेटिव टर्मिनल है, और हाँ, क्या कहते हैं, हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो और यहाँ पे उसकी ये इक्वेशन सिंपल हमारी हो जाएगी Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू Na। Na, लेकिन NaCl की बात हो रही है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए मिलाने के बाद। अच्छा, ये दोनों इक्वेशंस को भी हमने इक्वल कर दिया, ओके सर। हाँ, ठीक है। तो ये होता है आपका मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स में NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। जी सर। ठीक है। अब हम ऐसे ही एक आध एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए MgBr2 का तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप मतलब खुद ही करिएगा। हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ MgBr2 मोल्टेन में ही लेना है आपको, विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। कर सकते हैं, एक मिनट सर। बस क्वेश्चन देख लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgBr2 मोल्टन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन, हाँ जी सर कर देंगे। एक और कर देता हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा क्योंकि फैराडेज लॉ से कनेक्ट करूंगा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AlCl3, ये भी आपका मोल्टेन स्टेट में है, विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। कर सकते हैं ये भी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AlCl3 मोल्टन विद, हाँ जी सर कर देंगे। चलिए ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए होम असाइनमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा केस लेते हैं। ठीक है, एक मिनट सर। लिख लीजिए। जी सर। चलिए स्लाइड चेंज करूं। हाँ जी सर। देखिए स्लाइड चेंज करके हमारे पास जो आता है दूसरा केस, इसमें हम क्या ले लेते हैं, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स। वहां पे क्या था, मोल्टेन था, यहाँ एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। ठीक है। तो एक्वस इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली यहाँ आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। आयंस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो इंक्रीजेस। जाओ। मोल्टेन में थोड़े कम होंगे, सॉलिड में नहीं होंगे, मोल्टेन में थोड़ा कम होंगे, एक्वस में और ज्यादा ज्यादा हो। होंगे, और डाइल्यूट में और ज्यादा होंगे, होंगे कि नहीं। जी सर। अब यहाँ पे भी हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। तो सबसे पहले प्लेटिन NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोलाइट, मतलब यहाँ दो दो तरह की चीजें आ सकती हैं एक्वस में। ठीक है। एक तो ये NaCl कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, या दूसरा डाइल्यूट हो सकता है कि नहीं। जी सर। तो हमने यहाँ क्या किया कि अगर कुछ नहीं दिया तो कॉन्सेंट्रेटेड ही लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl देखते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। ठीक है। जी तो सर। यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की जब बात करते हैं तो अपने पास NaCl आएगा, और NaCl में क्या हो जाएगा, Na प्लस किस में जाएगा, प्लस Cl माइनस में जाएगा। और Na H2O की प्लस बात सी। कर रहे हैं क्योंकि एक्वस है। ठीक है। तो एक्वस है तो ये हो जाएगा आपका H प्लस प्लस OH माइनस में चला जाएगा कि नहीं। यस सर, और क्योंकि और ये यहाँ, क्या कहते हैं कंसंट्रेटेड है तो H प्लस की वैल्यू ज्यादा होगी OH से। हाँ देखते हैं, नहीं NaCl अगर H2O आप डालते जाते हैं तो डाइल्यूट होगा ना। जी सर। ठीक है। तो वो हम डिसाइड कर लेंगे हम कि NaCl ज्यादा है या H प्लस ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड H मतलब एसिड का मतलब क्या होता है, H प्लस ज्यादा है। हाँ जी सर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की बात कर रहा हूँ मैं, इस केस में हाँ H जी प्लस सर। ज्यादा होता है। लेकिन अगर हाँ, डाइल्यूट कर देते हैं हम तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। कम हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर H2O बेस है कॉन्सेंट, तो फिर उसका OH ज्यादा है। हाँ
तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे NaCl Na+ और Cl- में क्या H2H+ और OH- सर एक में जाएगा। क्वेश्चन था, जी। जैसे NaCl है, हमें इसमें पता कैसे लगेगा कि सोडियम ज्यादा स्ट्रांग है या कैल्शियम ज्यादा स्ट्रांग है? NaCl क्लोरीन ज्यादा कैल स्ट्रांग है या सोडियम ज्यादा स्ट्रांग है किस NaCl में? किस किस बेस पे स्ट्रॉन्ग आप बात कर रहे हैं, किस बेस मतलब एसिडिक और बेसिक अगर हमें पता करना है। पे? एसिडिक बेसिक NaCl इज अ न्यूट्रल ना। कैसे बनता है एसिड और बेस को, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलाते हैं हाँ तो क्या मतलब सर बनता है? ये कैसे पता लगता है कि कौन सा मटेरियल ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है? तो वो देखिए, एक तो चीज ये है कि अगर आपके उसके पीएच का वैल्यू पता है, हाँ H+ का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, तो आप इजीली उसका पीएच निकाल लेंगे, फिर बता देंगे एसिडिक है या बेसिक है, और कितना एसिडिक है सर कितना बेसिक पीएच है। कैसे निकाल लेते हैं H+ के कंसंट्रेशन से? पीएच जो होता है आपके पास, ये -log H+ होता है ना फॉर्मूला। ओके सर, ये मेरे को पता नहीं था, एक मिनट। नहीं, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाँ हाँ। पीएच यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ूं। जी सर। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे भी एनोड और कैथोड दोनों होगा। तो स्लाइड चेंज करके बताता हूँ मैं। यहाँ पे एनोड है और यहाँ क्या है, कैथोड। कैथोड है। तो यहाँ पे एनोड की जब बात करते हैं तो एनोड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे है आपका नेगेटिव कैथोड, और यहाँ होगा रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन। एनोड पे हमें पता है कि ये ऑक्सीडेशन होता है, और हमें ये भी पता है कि एनोड पॉजिटिव है, तो इसके पास कौन जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट जाएगा कि नहीं। नेगेटिव जाएगा, क्लोरीन तो जाएगा। यहाँ पे दो चीजें जाएंगी, Cl- और OH- दोनों यहाँ पहुंचेंगे। और कैथोड नेगेटिव है, तो ये दोनों पार्ट पॉजिटिव वाला वहां जाएगा, तो यहाँ दो पार्ट जाएगा आपका, दोनों जाएगा Na+ और H+। अब हमें देखना ये है कि किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है, हमें ये डिसाइड करना है बेसिकली, किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है, ठीक है। जी सर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि ऑक्सीडेशन के लिए, फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है जो है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो होना चाहिए हाई, तभी ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर रहते हैं तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल ज्यादा होती है कि नहीं। जी सर। यहाँ पे SRP वैल्यू याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ मैं। हाँ जी SRP सर, याद आ गया था जो मेरे है, को। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जितनी सर जिंक। पॉजिटिव होगी उतना उसका ऑक्सीडेशन वैल्यू ज्यादा होगा। हाँ, तो उसका देख लेंगे हम। Cl-, ये लिख लीजिएगा, OH-, SO4-2, ठीक है। एक मिनट ये रुक लिखना है जाइएगा। सर? नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए, हाँ लिखना है, लेकिन जो नीचे वाला मैंने नहीं लिखवाया ना, SO4-2 वगैरह का। तो नहीं सर, OH ये नहीं माइनस लिखना। के बाद, NO3- आता है, और उसके बाद आता है SO4-2। NO3-2 के बाद OH-2 आता है, तो ये सॉरी पीछे उसी में SO4-2 डाल पहले दूं, देख लीजिए। उसी लिस्ट में डाल दूं? हाँ, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, पहले ये देख लीजिए आप, ठीक है। जी यहाँ पे सर। देखिए, यहाँ पे हम चेक करेंगे रिडक्शन, इन दोनों में ज्यादा रिड्यूस होने की पोटेंशियल किसकी ज्यादा है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो नीचे रहता है, डाउन जो रहता है, उसकी ज्यादा होती है क्या, रिडक्ट होने की पोटेंशियल। रिडक्शन और जो पोटेंशियल। टॉप पे रहता है उसको ऑक्सीडेशन होने की ज्यादा टेंडेंसी होती है, उसकी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे जी आप सर। डिसाइड करिए कि Cl- है और OH- है, इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइज होगा, Cl होगा या OH होगा। Cl होगा सर। Cl ऑक्सीडाइज होगा तो Cl-, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज होकर Cl बनाया, +1 इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन मैंने बताया आपसे कि क्लोरीन Cl2 में एग्जिस्ट करता है, तो Cl2 यहाँ होगा, तो 2Cl- +2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं। जी सर। अब यहाँ पे भी चेक कर लेंगे हम कि रिड्यूस कौन होना चाहता है, H+ या Na+। तो आप देखेंगे कि Na यहाँ पे है, ठीक है, और H कहाँ पे है, यहाँ पे, तो रिड्यूस H कौन होगा, बीच में हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन है। रिड्यूस होगा तो H+ +1 इलेक्ट्रॉन लेके H बनाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन H में एग्जिस्ट नहीं करता, तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कर सकते हैं कि नहीं। जी सर। तो यहाँ पे ये कैथोड का रिएक्शन हो गया, कैथोड हाफ रिएक्शन, और यहाँ पे क्या हो गया, एनोड
हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो सर रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली उसका ज्यादा होगा जिसकी ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा जिसकी रिडक्शन पावर ज्यादा है। हाँ, जी सर। तो इससे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे खुद ही देखिए कि H प्लस जो है वो H2 बन जा रहा है, तो इसकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं। जी सर। क्योंकि H प्लस डिक्रीज हो रहा है, H2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। सर वो हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल के नीचे? टॉप टॉप, यहाँ यहाँ डाउन लिखा था, ये डाउन है, रिडक्शन पोटेंशियल के नीचे। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेस एज वी गो डाउन, है ना? हाँ, सर H प्लस डिक्रीजेस पीएच डिक्रीजेस से क्या मतलब है हमारा? H प्लस जो कन्वर्ट हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, H2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। जी सर। तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना, वो गैस बन के उड़ते जा रहा है, तो ये पीएच डिक्रीज होगा कि नहीं। H प्लस कम होगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा। डिक्रीज होगा। पीएच का वैल्यू डिक्रीज मतलब बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक है। सर एक मिनट, H प्लस डिक्रीज होगा तो उसकी बेसिक साइड पे चला जाएगा ना वो? हम्म। तो बेसिक साइड पे गया H तो प्लस पीएच तो इंक्रीज हो जाएगा ना? बेसिकली हम इसको टर्म में ऐसे ही इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज कराते हैं। H प्लस इंक्रीजेस, H प्लस देखिए, H प्लस अब पीएच को कैसे रीड करते हैं, अलग अलग तरीका होता है रीड करने का। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अब हाँ जी पीएच सर, वही। डिक्रीज करने का मतलब, हाँ तो पीएच डिक्रीज करने का मतलब यही होता है कि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। लेकिन अगर उस टर्म के हिसाब से देखें तो पीएच जो है डिक्रीज कर रहा है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। बेसिकली तो सर ये पीएच मतलब हमारा राइट की राइट तरफ को जाएगा, टुवर्ड्स राइट। वर्ड साइट, हाँ, हम पीएच डिक्रीज ही कहते हैं। सर हमने SO4-2 कहाँ पे डाला है? NO3 SRP माइनस के में नीचे, NO3 NO3 माइनस में। माइनस के नीचे। ओके। डन सर। सर ये कैसे हो याद गया। करेंगे SRP, ये जो वाली है, कौन, ये वाली SRP? इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में जैसे लास्ट वाला है ना उसे ध्यान में रखिएगा। और कुछ याद रखिएगा, जिंक का ऊपर रहता है, कॉपर नीचे रहता है हाइड्रोजन का। जी सर। हो गया। सर इसमें तो आयरन भी है, इसका मतलब जो हम जिंक और कॉपर कर रहे थे, तो हमारा आयरन भी उसकी तरफ जाता है, कैथोड की किसकी तरफ। तरफ, हाँ, कैथोड की तरफ नहीं, एनोड की तरफ, सॉरी, नहीं एनोड की कैथोड की तरफ। तरफ ही तो जाएगा। नहीं, अगर आयरन के साथ इधर कॉपर लेते हैं आप, तो आयरन तो एनोड ही बनेगा ना। डिपेंड करता है ना किसके साथ ले रहे हैं आप। जैसे जिंक और कॉपर में ये एनोड बना जी सर। और ये कैथोड बना। तो आयरन के नीचे अगर आप करते हैं किसी से, तो आयरन एज ए एनोड आएगा और नीचे वाला कैथोड आएगा। और आयरन के ऊपर किसी से करते हैं तो आयरन जो होगा वो कैथोड हो कैथोड जाएगा। आएगा और ऊपर वाला होगा, ठीक है। अच्छा, मतलब ऊपर वाला सीरीज में जो है वो एनोड हो जाएगा, नीचे वाला कैथोड हो जाएगा। जी, ओके सर। ठीक है। डन सर। स्लाइड चेंज करूं।
यस सर। जी सर एक देखिए क्वेश्चन था होता है ना, मैं, हाँ बोलिए। सर, ये कितना पड़ा है? और क्योंकि मेरी कॉपी खत्म हो गई है, तो मैं पूछ रहा था कि पेज जोड़ दूं या नई कॉपी लगा लूं। जोड़ दीजिए पेज, बस 2 3 5 10 पेज की जरूरत पड़ेगी, चलो सही है अगर सर। सही से जोड़ सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है, पीएच जो होता है ना वो लोगरिथमिक टर्म में होता है, माइनस लॉग एच प्लस समथिंग होता है, ठीक है। तो जी सर। पीएच अगर आपका, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या लिखा था कि एच प्लस जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो पीएच जो होता है वो मैंने क्या लिखा था, इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली इस माइनस की वजह से कहते हैं, तो माइनस में कोई चीज छोटा होता है तो उसे बड़ा ही मानते हैं ना। यस सर। -2 बड़ा या -10 बड़ा? सर -2। -2 बड़ा। हाँ तो बस वही बात होती है, ठीक है। ओके सर। हाँ स्लाइड चेंज करूँ? तो सर इसमें पीएच इंक्रीज हुआ ना अगर हमारा एच प्लस डिक्रीज हो रहा है? नहीं नहीं, मैंने क्या लिखवाया था पहले? सर पहले डिक्रीज लिखवाया था, एच प्लस डिक्रीजेस देयरफॉर पीएच डिक्रीजेस। अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसको पॉइंट को अभी हटा दीजिए, मैं अभी बताता हूँ। इसमें एक्चुअल में ये माइनस माइनस फिर मुझे अभी बताता हूँ पूरा फॉर्मूला दिमाग में लेके कि होता क्या है, क्योंकि पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस होता है ना, जी सर। फिर यहाँ पे वैल्यू आता है। एक मिनट रुक जाइएगा। सर इंक्रीजेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब बताइए जरा, इधर देखिए जरा, जी सर। कि h प्लस का 10⁻⁻10 कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। जी तो सर। ये कम है तो pH का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, और ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो 10⁻⁻6 ज़्यादा है ना, जी सर। तो यहाँ पे pH का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। हाँ उल्टा होगा, आप सही थे, ठीक है। तो सर पीएच इंक्रीजेस हो जाएगा। हम्म, इसके बारे में अभी कुछ मत लिखिएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं क्या होता है। जी सर। स्लाइड चेंज करो। हाँ जी सर। pH इंक्रीजेज इन द सेंस, मतलब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है ना। जी सर। चलिए यहाँ देखिए अपने पास क्या आता है कि एक्वस NaCl जो होता है आपके पास, कॉन्सेंट्रेटेड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, NaCl जो है Na प्लस प्लस Cl माइनस में जाएगा, और H2O जो है वो किस में जाएगा, H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। ये चीजें तो पहले भी बता दिया था मैं। जी सर। अब हम दूसरा केस लेते हैं, एक्वस NaCl लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। सर एक मिनट पिछले एक्वस पेज पे इसी का चल पार्ट सकते है हैं? जी, इस पे जी सर। इससे लिख लीजिए। देखिए इसके पहले वाला क्या था अपने पास, अब इसके पहले वाला जो टॉपिक था अपने पास, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट था, आयंस इंक्रीज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद हाँ एक्वस NaCl कॉन्सेंट्रेटेड विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इसको सर, करेंगे पहले भी तो कंसंट्रेटेड का ही किया था हमने। कॉन्सेंट्रेट, ओके, फिर इसे स्किप डाइल्यूट का करते हैं एक करना मिनट। था सर। एक्चुअल में यहाँ पे हम पूरा इलेक्ट्रॉन का वो लिखेंगे, रुक जाइए, यहाँ तक लिख लिया आपने, ये लिखा आपने? जी सर, लिख लिया सर। देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था, तो इन दोनों रिएक्शन को हम मिला के लिखेंगे, इन दोनों रिएक्शन को, ठीक है। इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी आपको सर। पता है कि जैसे अपने पास यहाँ पे क्या आया है, अपने पास आया है 2H प्लस प्लस दो, पहले तो एनोड का लिख लूँ, एनोड का आया 2Cl माइनस जो है वो किस में जा रहा है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में,
और कैथोड का जो है आपका 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये किस में चला जाएगा, H2 में चला जाएगा। ठीक है, ये पता है आपको कि ये कैथोड है और ये क्या है आपका एनोड है। ठीक है, अब यहाँ पे नेट रिएक्शन लिखेंगे तो आपको पता है कि नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा 2Cl माइनस प्लस 2H प्लस, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इधर दे देगा Cl2 प्लस H2। क्या दे देगा, Cl2 प्लस Cl2 H2 प्लस दे देगा। H2। लेकिन रिएक्शन में जब आप देखेंगे तो रिएक्शन में दो चीज और है। जैसे अगर सही से देखा जाए तो NaCl है तो ये कन्वर्ट हो रहा है 2Na प्लस प्लस Cl माइनस में, और यहाँ पे H2O भी है जो कि कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस प्लस 2OH माइनस में, तो इसको भी 2 जी से सर। मल्टीप्लाई कर दिया मैं। ठीक है, तो देखिए ये चीजें तो क्लियर हो गई आपकी कि ये जैसे Cl माइनस और H प्लस ये दोनों का रिएक्शन इधर लिखा गया कि नहीं। जी सर। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपका यहाँ पे NaCl वगैरह है और राइट हैंड साइड में क्या है आपका, यहाँ पे क्या होगा कि Na प्लस भी होगा और एक होगा आपके पास OH माइनस भी होगा कि नहीं। कहाँ पे ये भी सर? तो कंटेनर में अगर H प्लस निकल जाता है, H2 बन जी जाता सर। है और Cl माइनस Cl2 बन जाता है तो कंटेनर में आपका Na प्लस भी तो होगा और OH माइनस भी तो होगा, दोनों ही हाँ होगा जी ना। सर। जी सर। ये भी होगा कंटेनर में और हाँ आपका जी ये भी सर। होगा कंटेनर में, तो ये अपने आप को क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा कि नहीं। जी सर। अब यहाँ पे देखिए ये बेस बना रहा है, यानी जाहिर सी बात है H प्लस का डिक्रीज हो रहा है तो पीएच क्या होगा, इंक्रीज होगा। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो होता है NaOH, इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है इसका। ठीक है, NaOH का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और जिस कंटेनर में किया जाता है उसको हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में आपने एस ब्लॉक में पढ़ा होगा, कास्टेनर कैलेनर सेल कहते हैं, जिसमें NaOH को बनाया जाता है। ठीक है, NaCl और H2O मिला के, ठीक है, उस सेल को हम कहते हैं कास्टेनर कैलेनर सेल। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वो पीएच जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, पीएच क्या होगा, इंक्रीजेस। ठीक है, एक पॉइंट की तो वजह से मतलब सब गड़बड़ हो एसिडिक हो जाता है जाएगा कॉन्सेप्ट। सर, बेसिक हो जाएगा ना मतलब? हाँ। बेसिक हो जाएगा, बेसिक। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसे ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि NaCl जो होगा कॉन्सेंट्रेटेड होगा पहले, तो NaCl डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। हाँ जी सर। सर क्वेश्चन क्या था? हाँ, कह रहा हूँ कि NaCl कॉन्सेंट्रेटेड है तो NaCl जो होगा आपका वो सर इंक्रीज वो हो करेगा या जाएगा, डिक्रीज डाइल्यूट हो करेगा। जाएगा। डिक्रीज करेगा क्योंकि NaCl सारा कन्वर्ट हो रहा है Na प्लस Cl माइनस में, जी तो सर। डिक्रीज होगा कि नहीं। जी सर। बस, तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। हाँ जी सर। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये पीएच वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नो सर, नो दिक्कत। आप नेक्स्ट क्लास में मतलब कितने बजे क्लास होगी, 7 बजे या 8 बजे। सर आप बताओ कब रखनी है? आप नेक्स्ट क्लास 7 PM to 9 PM कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जी सर। हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फैराडेज लॉ कंप्लीट कर लेंगे और पूरा कोशिश करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाए। ठीक है, क्योंकि जी कुछ ही सर। बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा बैटरीज बचेगा, हाफ एन आवर का लेक्चर, वो भी उससे भी कम, तो अपना जो होगा हो जाएगा आराम से मेरे ख्याल से। नेक्स्ट में हाफ एन आवर में मतलब 1.5 आवर्स में हो गया तो हो गया, नहीं तो 2 आवर्स खींच देंगे हम लोग मंडे को। ठीक है, सर पेज तो कितने चाहिए होंगे हमें इसके लिए? आई थिंक 8 से 10 चाहिए होंगे। जी सर। 8 वाट